CPLC क्या चीज़ थी? CPL सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी बनी थी जो गवर्नर हाउस में बेस्ड करती थी। तो वो उस वक्त वो देखती थी कि अगवा बराए तावान और एक्सटॉर्शन के बड़े केस थे, उसको वो देखती थी। तो फ़खरुद्दीन इब्राहिम जो गवर्नर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी CPLC के नाम से, और इनका हेड ऑफिस रखा था इन्होंने थाने गवर्नर हाउस में। फिर एक थाने लेवल पे कमेटियाँ बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, 4 जोन थे उस ज़माने में। 5वां पे मलिक तो बहुत बाद में बना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुझे रखा था, तो मेरे साथ 9 मेंबर थे। तो वो नाम मेरा इसीलिए गया था कि मैं हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो इसी कम्युनिटी बेस्ड उन्होंने मेरा नाम दिया था, और वहीं से मेरा नाम सेलेक्ट होकर आया था। क्या एक्सपीरियंस था आपका उस वक्त? नहीं, एक्सपीरियंस तो देखिए ये था ना कि यकीनन हमारे इसमें उस्ताद तो जमील यूसुफ साहब हैं कि जिन्होंने हमें अगवा बराए तावान के केसेस को हैंडल करना सिखाया, एक्सटॉर्शन के केस कैसा हैंडल होता? हाँ देखिए, ये एक मिसाल के तौर पे कैसे होता है? देखिए उस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन बूथ के ऊपर से कॉल्स आती थी। तो टेलीफोन बूथ के ऊपर से ट्रेस करना इम्पॉसिबल। GPS नहीं है? नहीं, GPS नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हमें बड़ी सपोर्ट रही है उस वक्त मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, कि हमारे पास जब ये बूथ आते थे तो उस बूथ के नंबर, बूथ का भी एक ओरिजिनल नंबर होता ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि उस बूथ का नंबर नहीं होता था। तो जैसे जिस बूथ से कॉल होती थी तो इसका ओरिजिनल नंबर हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाता था कि ये फ़लाँ काशिफ स्टोर है, फ़लाँ स्टोर के बाहर लगा हुआ है, गुलशन इकबाल में लगा हुआ है, खारदर में लगा हुआ है, तो वो आ जाता था। तो वो उस ज़माने में अगवा बराए तावान के बड़े केस थे, एक्सटॉर्शन के भी बड़े केस थे। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ज़्यादातर केस एक्सटॉर्शन के थे। तो उसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हमारे सामने आती थी और हम इसको देखते थे। जैसे क्या? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक फैमिली आई, मुझे उसने कहा कि हमें एक फ़ोन आया है, वो मेरे बच्चे को, और वो 50,000 रुपये मांग रहा है। और मुझे शायद किसी को याद है कि उस ज़माने में एक नाम उसने लिखा, नीचे लिखा उर्फ काला नाग या उर्फ पहाड़ी ग्रुप। तो मैंने देखा उसको, केस को, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो हुआ ये कि हमने जब कहा बात करें, क्योंकि इसमें एक्चुअली पैटर्न उस ज़माने में यही होता था कि हम लोगों से ज़्यादा बात करवाते थे। तो फिर हमारी टीम जो होती थी, हमें हमारे तरीक़ाकार था कि हम उसको, हमें अंदाज़ा होता था कितना सेंसिटिव मामला है। हाँ, तो उसमें ये होता था कि आप जैसे घर से निकलते हैं तो हर क्रिमिनल का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे ही वो काम करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ तो मैं सोचूंगा नीचे उतरता हूँ और नीचे से फ़ोन करता हूँ। या आप कहीं जॉब करते हैं बादराबाद में, तो बादराबाद के करीब से आप कॉल करते हैं, तो खुद ब खुद पैटर्न सेट हो जाता है कि मुसलसल कॉल कहाँ से कर रहा है। तो बहरहाल तो वो साहब गुलबर्ग के इलाके से फ़ोन कर रहे थे, और ज़्यादातर वो 4 बूथ यूज़ करते थे। तो हमने अंदाज़ा कर लिया कि ये या तो यहीं कहीं रहने वाला है या यहीं पे कहीं काम करता है, क्योंकि इसकी कॉल आती थी, एक सुबह आती थी और एक शाम को आती थी। तो अंदाज़ा हमने कर लिया था। तो बहरहाल जो हमारा तरीक़ाकार था, हमारी टीमें थी, पुलिस हमारे साथ होती थी, तो हमने वो बूथ पे से, अच्छा बूथ से भी देखिए, मैंने आपसे कहा कि खिदमत हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो जब हम बूथ पे से जब बंदा उठाते हैं ना, तो हम बंदा उस वक्त उठाते थे कि जब वो बूथ के ऊपर से वो बात कर रहा होता था। अगर उसने फ़ोन रख दिया तो हम नहीं उठाते थे। देखिए हमारा सोचने का, समझने का नज़रिया ये है कि अगर मेरे से अगर 10 क्रिमिनल छूटते हैं ना, तो छूटने दो, एक बेगुनाह को भी आप पकड़े ना, क्योंकि एक बेगुनाह को जब आप पकड़ते हैं ना, खिदमत नहीं हुई ना, तो हम बेगुनाहों की तरफ जाते ही नहीं थे। हम कहते हैं 10 क्रिमिनल छूटते हैं, छूटने दें, लेकिन एक बेगुनाह भी जो है ना वो पकड़ा ना जाए। यानी आपका काम इतना साफ़ हो, शीशे की तरह साफ़ हो कि लोग उसको देखें। तो हमारा पैटर्न ये था कि अगर कोई किसी ने बूथ पे रख दिया फ़ोन, तो चाहे वो सामने भी हमारे मेंबर देख रहा है, हमारी टीम देख रही है, तो मैं बोलता नहीं उठाना है। सबूत नहीं है? नहीं, सबूत की बात नहीं है, आंखों को धोखा हो सकता है। आप किसी बेकसूर को उल्टा लटका के मारें, कोई और हो सकता है। ऐसे केस हुए हैं कि एक बूथ पे रख दिया उसने, केस उठाना ज़रूरी था। तो मैंने हमारे मेंबर से कहा कि कितने लोग हैं, उनका सर 4-5 लोग हैं। वो मैंने तो बंदे का कुछ नहीं पता, मुझे हुलिया नहीं पता, बस जो 5-6 लोगों ने कोई इज्जत के साथ बिठा और लिया मेरा ऑफिस, सब इसको ऑफिस में लेकर आए, सबको मैंने चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए। मैंने कहा आप अपने जेब में से जितना सामान है टेबल पर रख दें, सबने टेबल पर रख दिया।
अब जिस शख्स को वो फ़ोन कर रहा था उसकी डायरी में से उसका, उस ज़माने में आपको पता है डायरी होती थी, नंबर लिखते थे, जी। तो जिसकी डायरी में उसका नंबर आया इसका मतलब वही है। अब मैं उस एक आदमी को, तो बोला सर यही था बंदा था, मैंने बोला देखो तुम बोलते ना तो मैं फिर वो डाउट में हो जाता, मुझे मेरा सबूत चाहिए था। तो उस बंदे का नंबर जिसको वो थ्रेड कॉल कर रहा था उसका नंबर उसके पास निकल आया। अब इसका मतलब वही हुआ ना, बाकी 3 बेकसूर थे। 100% था। अब अगर मैं 4 को उल्टा लटका के मारूं और फिर उसमें से एक तो 3 गुनहगार को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो लिहाजा देखिए काम का तरीका ये होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर 10 गुनहगार 10 मुजरिम छूटते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुजरिम आज निकल पकड़े जाएंगे, मुजरिम है पकड़े जाएंगे। लेकिन जब आप एक बेगुनाह को मुजरिम बनाते हैं ना तो ये आप ज्यादती करते हैं। इसीलिए हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ होता है अक्सर ना। सर गलत है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको, मैं यही कह रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें हैं ना, हम तो खिदमत के घर से जाते हैं ना, जब खिदमत के घर से जब आप जाते हैं तो उसका मयार आप सेट करते हैं कि आपको खिदमत किस लेवल पे करनी है और कैसे करनी है। भाई मैं तो कारोबारी आदमी हूँ, मुझे फिर ऐसे ही करना है तो मैं जाके बिजनेस में बन जाऊँ। मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं अभी भी दोबारा आपको शायद समझा रहा हूँ कि हम लीडर नहीं हैं, हम तो एक सोशल वर्कर हैं, एक आम लोगों का दुख दर्द समझते हैं, ज़िंदगी के इस शहर में रहते हैं। 4-6 आदमी को आप पीट के फिर एक आदमी को आप निकालें तो उस 5 आदमी का गुनाह आप कहाँ लेके जाएंगे। तो अगर वो तो आपने सही कहा कि जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल है भाई, सर, वो तो पकड़ा जाएगा। सर कल नहीं, आज नहीं, कल पकड़ा जाएगा, परसों पकड़ा जाएगा। अगर आप उस एक बेगुनाह को आप कहें, उसको आप टॉर्चर करें, उसको मारे पीटे, उसके बाद वो आपकी पुलिस का इम्पैक्ट लेके क्या जाएगा, अच्छा लेके जाएगा। यही इस शहर का इस हाल है कि हमने इन चीज़ों को इस तरह लेके चला कि पूरे के पूरे 50 आदमी उठा के लाकअप में डाल दिए। उस ज़माने में जब ये हुआ था तो इस पर सबसे ज़्यादा जमील सामने और मैं, हमने बहुत आवाज़ उठाई थी, हमने अपने ग्रुप में, अपने CPLC में। उस ज़माने में एक बनी थी स्क्रूटनी कमेटी, उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, उसकी स्क्रूटनी कमेटी को मैं हेड करता था। 92 से लेकर आप देखिए जितने भी इस वक्त थे, हम थाने एक जाके इन्वेस्टिगेशन करता था मैं, एक बंदे की, सुबह से लेकर रात तक इन्वेस्टिगेशन करते थे। फिर एक बोर्ड था स्क्रूटनी कमेटी का जिसका मैं मेंबर था, रेंजर्स के हेड मेंबर थे, SSP मेंबर था और DC मेंबर था। उस ज़माने में हम ये बोलते थे कि यार देखिए, परचम फ्लैग लगाना जुर्म नहीं है, नारे लिखना जुर्म नहीं है। हाँ, अगर उससे कोई बस जलाई है किसी बंदे को तो ये जुर्म है। अब इसके अंदर अगर आप बंदे को बंद करेंगे तो ये ज्यादती है। तो स्क्रूटनी कमेटी बनी थी हमारे कहने पे। उस स्क्रूटनी कमेटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मैं हेड करता था। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ भी आपको पता है उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थे। तो हमने बगैर किसी खिदमत का जो मयार है ना वो आपको सेट करना होता है। खिदमत के मयार में रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी नहीं होती है, वो खिदमत होती है। चाहे वो एक जमादार हो, किसी भी हो, या कोई पैसे वाला हो, हमें खिदमत सबके साथ एक साथ करनी होती है। तो उस ज़माने में हमने ये मयार रखा था। तो मेरा बहुत सारी बातें, आपका पूरा दिन ज़ाया हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था उस केस के बारे में। तो मेरा तो उसके बाद आप CPLC के बाद किस? नहीं, मैं CPLC का आपको सिर्फ आपको बता रहा हूँ। CPLC का केस जो मैं आपको बता रहा था, एक बच्चे का जो केस आ रहा था, वो जो पहाड़ी ग्रुप और नागन, जिस तरह काला नाग और पहाड़ी ग्रुप, हमने उसको बूथ से पकड़ा। आप यकीन करें वो निकला रंग करने वाला। ओके। जो घर में जो रंग करते थे ना, जो घर में रंग करते हैं वो था। अच्छा, उस ज़माने में जो है ना वो क्या करता था, वो बोलता बाजी ज़रा ये मेरी आपने नंबर दे दे, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, कोई होगी तो कॉल आएगी तो आप शरीफ से मुझे कॉल दीजिएगा। नंबर वो इस तरह ले लेता था, नंबर लेके बूथ से कर लेता था फ़ोन। अब जब वो घर में रहता है तो बच्चा आता है ना, अभी जिस तरह अपने प्यार से बच्चे को बोले बबलू बात सुनो, बबलू ये करो, बबलू गाड़ी कौन सी कर लगी है, अब वो सब बताता था कि आपके पास लाल रंग की गाड़ी है, आपके पास ब्लू रंग की गाड़ी है, आपके बेटे का नाम बबलू है, आपका बेटा सुबह 9 बजे स्कूल जाता है, ड्राइवर के साथ जाता है। आप मुझे बताइए, इतनी हिस्ट्री बता दें, आपके ख्याल में भी नहीं आता होगा कि ये रंग वाला हो सकता है। सही बात है। नंबर उसके बाद इस तरह आ गया कि वो रंग वाले ने नंबर ले लिया। और जब पकड़ा तो उसने बोला भाई मैं 40 घरों को लूट चुका हूँ, मुझे तो 50,000 मांगता हूँ, 25-30 हज़ार मुझे बोलता हूँ झाड़ियों में रख दो, इधर रख दो, उधर रख दो, लोग रख देते थे। तो आपने मुझे पकड़ा है और ये उसको अगर आप एक थप्पड़ मारो तो वो बेचारा वैसे मर जाए। तो इस तरह के केस होते हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको कोई कॉल आती है तो आप जो मुतल्लका इदारे हैं आप उसे रब्ता कायम करें। कि हमारी एक सोच है किसी देखिए, हमें भी अब अंदाज़ा इन चीज़ों में एजेंसीज पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती इन चीज़ों में, भत्ता और एक अगवा बरए तावन में।
वो एक अलग बात है कि अगर आप इस तरह देखें कि कोई अगर हमारा कोई इसमें इन्वॉल्व है तो वो पूरी फोर्स नहीं होती है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत चांसेस हैं इसके हम बोलें कि हमेशा पुलिस इन्वॉल्व होती है। मुझे नहीं लगता ऐसा। ये बहुत सेंसिटिव केस है, इस तरह की इसमें नहीं होती है। पुलिस के पास और बहुत सारे चीज़ें हैं करने के लिए, और बहुत तरीके हैं प्रॉब्लम कमाने के। तो ये मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल इस तरह के CPLC में तो फिर मैंने कहा ना कि 70 से लेकर 92 तक तो कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व रहा। फिर 92 में CPLC में आ गया तो फिर भी मेरी कम्युनिटी की एक्टिविटीज तो अपनी जगह कायम थी। एंड देन तो फिर CPLC को ही लेके चलता रहा। फिर 2004 या 2005 में फिर मैंने रिज़ाइन किया CPLC को, एज चीफ था। फिर मैंने रिज़ाइन किया CPLC को और फिर कम्युनिटी भी, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो गए थे, फिर बच्चों के एजुकेशन को देखना था, कारोबार को भी थोड़ा सा देखना था। तो फिर ये 4-5 साल मैंने 7 साल फिर वो अपने बच्चों की शादियाँ की, गैप लिया। जी गैप लिया। गैप में आपको पता है वो जो बाय नेचर सोशल वर्क होता है ना, कोई ना कोई आता है ना आपके पास, वो तो चलता रहता है। फिर दूसरी बात शादी में भी सोशल वर्क बहुत होता है। हाँ जी मैं कह रहा हूँ वो ये होता है। फिर आप एक एक्टिव रहते हैं ना, तो इतना आप जल्दी से आप हट नहीं सकते हैं। कोई ना कोई लोग आपके आ ही रहे होते हैं, तो वो तो चलता रहता है सोशल वर्क। तो फिर वो चलता रहा हमारा सोशल वर्क। हाँ ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट बन जाते हैं ना, फिर आपका नंबर भी बढ़ गया और फिर आपको जानते भी हैं एक्चुअल में, तो फिर वो ऑन ही रहता है ऑलवेज। वो उस वक्त से मेरे आज आदत है, आज भी मेरा मोबाइल 24 घंटे ऑन होता है। तो एक आदत है ना, हमारी आदत पड़ गई है। अब रात को कोई भी बेल बजती है तो हम रात को फ़ौरन उठाते हैं, कोई ज़रूरी काम होगा। अच्छा, फिर हमारा तरीकाकार क्या होता है कि जो सेफ नंबर होता है उसको तो फिर भी मैं शायद अवॉइड कर लूँ, अननोन नंबर को तो मैं पहले उठाता हूँ। हम मेरा उल्टा हिसाब है, क्योंकि अननोन नंबर जो है वो तो किसी ने बेचारे को परेशानी किसी नंबर दिया होगा। फिर अगर आपका नंबर मेरे पास सेफ है तो मुझे पता है यार आपने क्या बात करनी होगी। लेकिन जब अगर कोई अननोन नंबर होता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, यार उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है। सही बात है। एक्चुअली मैंने कहा ना कि जब आप एज ए वॉलंटरी काम करते हैं, एज ए वर्कर काम करते हैं, बड़ी डिफरेंट है आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिफरेंट है। क्योंकि मैं नो नंबर आम इंसान ही हूँ मैं, तो हम लोग अननोन नंबर बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि पता नहीं कौन है यार, क्यों कॉल कर रहा है, आई डोंट नो। लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है। सोशल वर्क से जब आप सोशल वर्क करेंगे ना और इसका एक मयार सेट करेंगे ना, तो फिर आप अननोन नंबर आप खुद भी उठाएंगे। आप बोलेंगे नहीं यार पता नहीं क्यों मुझे कोई फ़ोन कर रहा है।